Yesterday classes I have completed the unit first international law. On those topics I have completed the sources, basics, nature, subject of international law and municipal law, whether international law is a vanishing point of jurisprudence. These things have been completed by me in unit first. Today I started in unit second, but before starting my second unit, I have given some suggestions to you, all of you. You have to write it down in your diary. There are three important questions which have been very much important for your exam point of view. Number one, this question is very important for the exam. You have to read and write from your book, and this question is 80% chance to come. Number two, define international law. What is the relation between international law and municipal law? This unit from unit first. Second question is too much important, very important. And number third, define international law. Very important question. From the unit first, three questions are important. You have to read it thoroughly and explain it in fully in your copy. From these three questions, two questions are there are 5 units total. Every unit covers 2 questions. But you have to in 3 questions. There are 2 questions have been coming in your exam. Today I started in 2. आज मैं यूनिट 2 आपको पढ़ाने जा रहा हूँ।
यूनिट 2 में जो भी है शुरुआती दौर पे आपको पढ़ाना है रिकॉग्निशन। रिकॉग्निशन माने मान्यता। मान्यता है क्या, डिफिनेशन, थ्योरीज, रिकॉग्निशन, काइंड्स, रिकॉग्निशन, लीगल इफेक्ट एंड विड्रॉल ऑफ रिकॉग्निशन। मान्यता के इतने चीज आपको यूनिट 2 के फर्स्ट में पढ़ना है। अब आपको बताएं मान्यता की परिभाषा तथा अर्थ। मान्यता की परिभाषा तथा अर्थ अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के क्षेत्र में जब कोई नया राज्य आगमन करता है, जब किसी नए राज्य का पदार्पण होता है, उस नए राज्य की प्रक्रिया को पूरा करने की प्रक्रिया को मान्यता कहते हैं। मान्यता में नया राज्य को संस्तुति दी जाती है और नए राज्य का उदय होता है। प्रोफेसर स्वरजन के अनुसार नए राज्य का उदय होना ही मान्यता की पहली प्रक्रिया है। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ में भी कहा गया है, प्रोफेसर ओपेनहाइम के अनुसार, किसी नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान करने में, मान्यता प्रदान करने वाले राज्य यह घोषित करते हैं कि उसके मत में लिए गए राज्य से अंतर्राष्ट्रीय विधि की निर्दिष्ट स्वतंत्र के तत्व प्राप्त कर लिए हैं। अब देखिए प्रोफेसर ओपेनहाइम ने जो कहा है उसमें है, इंटरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ भी कहता है, इंटरनेशनल लॉ इंस्टीट्यूट ऑफ लॉ के अनुसार मान्यता प्रदान करना एक या एक से अधिक राज्यों के स्वतंत्र कार्य हैं जिनके द्वारा वह स्वीकार करते हैं कि किसी निश्चित भूमि पर राजनीतिक रूप से संगठित मनुष्य समुदाय एक स्वतंत्र राज्य हैं तथा वह अंतर्राष्ट्रीय विधि के दायित्वों को पूरा करने के लिए असमर्थ हैं। और इस प्रकार मान्यता प्रदान करने वाले राज्य अपनी इच्छा प्रकट करते हैं कि वह नए राज्य को अंतर्राष्ट्रीय समुदाय का सदस्य का एक सदस्य समझते हैं। AIR 1936 इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल लॉ में कहा गया है, क्या कहा गया है कि जो भी राज्य मान्यता प्राप्त करेंगे वह समर्थवान होंगे, वह पूर्ण रूप से ऐसी स्थिति में होंगे जिन दायित्वों का पालन अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत मान्यता की प्रक्रिया के अंतर्गत दिया गया है उसका पालन करने में वह स्वतंत्र होंगे। कभी भी वह ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिससे कि मान्यता का उल्लंघन होता हो। मान्यता की परिभाषा अर्थ, स्वरजन ने कहा है कि नए राज्यों को क्लबों की तुलना की गई है। नए राज्यों को क्लबों से तुलना की गई है। कोई एक नया राज्य क्लब के समान है। जैसे एक छोटा सा समुदाय संगठित होता है और उसके मन में यह भाव आता है कि एक राज्य गठित किया जाए, तो राज्य गठित करने के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत, अंतर्राष्ट्रीय विधि के अंतर्गत वह अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सदस्य के रूप में अपील करते हैं और अपील करने पर वह अपना इच्छा जाहिर करते हैं। इच्छा जाहिर करने में जब उन्हें यह लगता है कि राज्य की स्थिति राज्य बनने लायक है, तब उन्हें राज्य की संज्ञा प्रदान की जाती है।
अब देखिए मान्यता कैसे प्रदान करेंगे। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ मान्यता, डी फैक्टो, डी जूरी, तथ्यन मान्यता, विधिन वार्ता। देयर आर 2 types of recognition. Number 1 is de facto, number 2 is de jure. अब de facto तथ्यन मान्यता, और विधिन मान्यता है। There are 2 types of recognition have been described under international law. International law classifies the 2 things, which one is de facto and number 2 is de jure. de facto तथ्यन मान्यता, डी जूरी विधिन मान्यता। अब इसको आपको मैं एक सरसरी निगाह से बताने के लिए बता रहा हूँ, नेक्स्ट लेक्चर में इसके बारे में पूर्ण रूप से व्याख्या करूँगा। तथ्यन मान्यता वह मान्यता है जब किसी राज्य को टेम्पररी राज्य की मान्यता दी जाती है जिसकी अवधि 6 महीने से लेकर 1 साल से 2 साल तक हो सकती है। अगर राज्य इस दौरान कोई ऐसी क्रिया और कार्य को नहीं करता है जो कि उल्लंघनकारी मानी जाती है तब वह तथ्यन मान्यता प्राप्त करता है। तथ्यन मान्यता के दौरान राज्य का यह दायित्व है कि राज्य के सारे गुणों का वह सम्मान और राज्य को पूर्ण रूप से स्वतंत्र रूप से चलाए। राज्य कभी भी अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन ना करे। जब कभी राज्य अंतर्राष्ट्रीय विधि का उल्लंघन करेगा तब उसकी तथ्यन मान्यता भी समाप्त हो जाएगी। तब मान्यता की प्रक्रिया में वह पूर्ण रूप से आरंभिक मान्यता जो प्राप्त कर रहा है वह भी शून्य के रूप में दिखाई देगी। इसीलिए तथ्यन मान्यता राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण बिंदु है। अच्छा, जैसे कि एज फॉर एग्जाम्पल कोई राज्य तथ्यन मान्यता प्राप्त कर लेता है। तथ्यन मान्यता में जैसे आपको मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि एक राज्य के दायित्व क्या होते हैं, राज्य में कौन कौन सी प्रक्रिया होती है, अपनाई जाती है राज्य के गठन के लिए। राज्य के गठन के लिए जनसंख्या, भूमि, भूभाग, सरकार, टेरिटरी, यही सब इन चीज़ों का आवश्यक रूप से महत्वपूर्ण योगदान होता है। लेकिन इन सब चीज़ों के बाद जब राज्य गठित होता है तब जब तथ्यन मान्यता का पूर्ण अस्तित्व राज्य प्राप्त कर लेता है और राज्य कुछ महीनों तक अपने आप को यह सिद्ध कर देता है कि वह पूर्ण रूप से चलने लायक है, तो वो तथ्यन मान्यता से के बाद विधिन मान्यता प्राप्त करता है। विधिन मान्यता माने होता है कि पूर्णतः मान्यता, पूर्ण मान्यता राज्य को प्राप्त स्थिर मान्यता दी जाती है। विधिन मान्यता मीन्स विधिन, डी फैक्टो, डी जूरी, तथ्यन मान्यता, विधिन मान्यता, डी फैक्टो, डी जूरी, विधिन मान्यता। लीगल मान्यता उस राज्य को प्रदान की जाती है। डी जूरी की मान्यता जब राज्य को दे दी जाती है तो राज्य कभी भी खंडित नहीं हो सकता। राज्य का अस्तित्व उसी रूप में उदयमान रहेगा जैसे एक राज्य स्वतंत्र राज्य होता है। लेकिन कभी कभी यह देखा गया है कि तथ्यन विधिन मान्यता प्राप्त करने के बाद भी राज्य अगर उल्लंघनकारी या शरारत तत्वों से अपना गठबंधन करता है, जैसे टेररिज्म, जेनोसाइड और एंटी टेररिज्म, सप्लाई ऑफ आर्म्स एंड वेपन्स टू वन स्टेट टू अनदर स्टेट और टू क्रॉस द बाउंड्री, ऐसे ऐसे जैसे इराक, कुवैत, पैलेस्टाइन, जहाँ की
अपने से दूसरे राज्य में हमला करना, उसकी स्वतंत्रता को निच्छुण और भंग करना। भंग करने की प्रक्रिया को अगर वह राज्य करता है तो उसकी मान्यता सिरे से खारिज की जाएगी, उसकी मान्यता सिरे से खारिज की जाएगी, मान्यता उसकी टिकेगी नहीं। राज्य की मान्यता तो दो प्रकार से बताई गई है, तथ्यन मान्यता, विधिन मान्यता। लेकिन इसका मतलब कि नहीं कि राज्य दो तथ्यों को प्राप्त करके ही राज्य अपने आप को स्वतंत्र हो जाएगा। राज्य अगर दो स्थितियों को पार कर जाता है तब एक राज्य पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करता है। पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के बाद राज्य एक राज्य होता है, उसके बाद वह अपने उन चीज़ों को प्राप्त करता है जो उसके आवश्यक रूप से अभिन्न अंग के रूप में मानी जाती है। जैसे कि आप देखेंगे कि जब कोई नया राज्य होता है तो उसके कई ऐसे आवश्यक अवयव होते हैं जिनकी आवश्यकता होती है। जैसे राज्य को उसकी पूर्ण रूप से स्वतंत्र जीडीपी सही करना है, एम्प्लॉयमेंट सही करना है, वेपन्स आपको फिनांस को सही करना है, आपको डिफेंस को सही करना है, आपको बाउंड्रीज को सही करना है, आपको स्टेट के टेरिटरी को पूर्ण रूप से एक विकासशील राज्य के रूप में बनाना है। ऐसी स्थितियों में राज्य लग जाता है। जब राज्य लग जाता है तो लगने के बाद धीरे धीरे राज्य गति ले लेता है। गति जब वह ले लेता है तो राज्य गति लेने के बाद उसमें वह सारे तत्व पूर्ण रूप से पाए जाते हैं जो कि एक राज्य में होने चाहिए। जैसे कि निश्चित भूभाग तो उसके पास होता ही है, सरकारें होती हैं, जनसंख्या होती हैं, टेरिटरी होती हैं, गुड गवर्नेंस होता है। इन सब चीज़ों के बाद जब राज्य धीरे धीरे अपने आप को अग्रसर करता है और अग्रसर करने के बाद वह सैन्य भी कहा जाता है, उसकी स्थिति मजबूत होने लगती है। जैसे आप देखेंगे कि एक समय में कई ऐसे राज्य बने जो विकासशील हैं, वही उसी स्थितियों में दूसरा राज्य विकसित राष्ट्र है, दूसरा राज्य विकसित राष्ट्र है। तो ऐसी स्थितियों में राज्य दो राज्यों का उदय एक ही साथ हुआ था, एक विकासशील ही बना हुआ है, दूसरा विकसित राष्ट्र हो गया। तो वहाँ के शासक, वहाँ की व्यवस्था, वहाँ की प्रजातंत्र या लोकतंत्र, प्रेसिडेंटियल और पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जो भी चलती है, उसमें जो भी भाव पाया जाता है वह सरकारें काम करने की गति के ऊपर निर्भर करता है। सरकार कैसे काम करती है उसका पैमाना सरकार तय करती है और कितने कम समय में राज्य विकसित होगा वह उनके ऊपर निर्भर करता है। और आज के बाद यूनिट 2 का पहला मान्यता शुरू है। मान्यता में आपको पढ़ाएंगे मान्यता जैसे है क्या, परिभाषा मैंने बताया, मान्यता के प्रकार मैंने बता दिया है, मान्यता कैसे वापस ली जाएगी इसकी चर्चा भी हम अगले लेक्चर में करेंगे। लेकिन मान्यता में लीगल इफेक्ट, इसके क्या प्रभाव हैं, ये कल बताएंगे, और विड्रॉल, ये दोनों कल बताएंगे। दैट इज एनफ। गुड बाय।